हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सही रिव्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट मूवी की, जो कि है दो परिवारों के बारे में। एक जो कि बेहद ही अमीर है और दूसरा जो बेहद ही गरीब है। गरीब परिवार का नाम होता है किम परिवार। किम परिवार में एक पिता, उसकी पत्नी, दो बच्चे रहते हैं। पिता का नाम की टीक है, माँ का चुंगशु, बेटी का किंग जियोंग और बेटे का खीवू। ये चारों सदस्य बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे होते हैं। ये खुद के खाने पीने के लिए पिज्जा के बॉक्सेस बनाकर वो बेचते हैं। ये सब करके वो अपना डेली जीवन आगे बढ़ाते हैं। एक दिन कीवू का दोस्त उसके घर पर आता है और उसके दादाजी ने जो स्टोन उसे दिया था वो अपने दोस्त को देता है और कहता है कि ये स्टोन जिसके भी पास रहता है उसके पास खुशहाली और खुशियां ही आती है। फिर कीवू उसके दोस्त को अपने फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है तो उसका दोस्त कहता है, अरे तुम फिर मेरी जॉब कर सकते हो। उसका दोस्त कहता है, कैसी जॉब? तो वो कहता है, मैं एक बेहद ही अमीर घर की लड़की को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर अब मैं विदेश जा रहा हूँ, उसे भी कोई तो टीचर चाहिए, तुम जाके वहाँ ट्यूटर बन सकते हो। तो फिर कीवू कहता है कि पर मेरे पास तो डिग्री नहीं है। फिर कीवू ये मौका नहीं छोड़ना चाहता और वो अपनी बहन को कहकर एक नकली डिग्री बना लेता है। अगले दिन कीवू उस लड़की को पढ़ाने चले जाता है। वो घर बेहद ही बड़ा और खूबसूरत होता है। उस परिवार का नाम होता है पार्क परिवार। उस परिवार में भी 4 सदस्य होते हैं, पति, पत्नी, बेटा और बेटी। वही लड़की जिसे कीवू अपने ट्यूशंस पढ़ाने आया है। उस घर में एक मेड भी होती है जो कि वह बहुत सालों से काम कर रही होती है। कीवू जब अपना डेमो टेस्ट दे रहा होता है तो उसकी माँ भी वहाँ आकर बैठ जाती है। उसकी माँ और पूरा परिवार कीवू से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे नौकरी दे देता है। फिर वो बताती है कि उसके बेटे को पेंटिंग का बहुत शौक है, पर यहाँ कोई भी टीचर उसके साथ टिकती नहीं। ये देखकर कीवू सोचता है, अरे ये जॉब तो मैं मेरी बहन को दिलवा सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन आर्टिस्टिक है। तो फिर वो दियांग के माँ को कहता है कि ये काम मेरी कज़न कर सकती है, आप भरोसा रखिए, वो बहुत ही अच्छी है। फिर अगले दिन कीवू अपने बहन को जेस्सी नाम के लड़की बनाकर वहाँ लेकर आता है और कहता है कि तुम इन्हें इम्प्रेस कर देना। कीवू की बहन उसे ड्राइंग सिखाती है और उस परिवार को कहती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ। ये सारी बातें सुनकर वो परिवार उसकी बहन से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये दोनों भाई बहन मिलकर पार्क फैमिली के दोनों भाई बहनों को सिखाते हैं और अपनी नौकरी पक्की कर लेते हैं। उसी दिन उस घर का मालिक यानी कि पार्क फैमिली का सबसे मेन इंसान, उनके पापा वहां आते हैं और वो जेस्सी से इम्प्रेस होकर जेसिका को कहते हैं कि इतनी रात हो गई है, अकेले घर मत जाओ, हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। उनका ड्राइवर वो बात सुन लेता है और उनका ड्राइवर कहता है, जी सही कहा आपने, बहुत रात हो गई है, मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा। जेसिका उसे कहती है कि मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर देना। तो ड्राइवर कहता है ठीक है। जेसिका क्या करती है, वहाँ अपनी पैंटीज उतारकर छोड़ देती है, जिससे कि फैमिली वालों को शक हो जाएगा कि उनका ड्राइवर की नीयत अच्छी नहीं है। वैसा ही होता है। अगले दिन जब मिस्टर पार्क वो पैंटी देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके ड्राइवर और उनके टीचर के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो ये बात अपनी बीवी से डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जेसिका से ये बात डिस्कस करी। उनकी बीवी जब जेसिका से ये बातें डिस्कस करती है तो जेसिका कहती है कि मैं तो मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी। तो फिर उनकी बीवी को ये क्लियर हो जाता है कि जेसिका का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है ड्राइवर में, और वो ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उसे वो ड्राइवर की जगह अपने फादर को वहाँ नौकरी पर लगाना होता है। तो वो उस मैम को कहती है कि मेरे पापा के दोस्त के ड्राइवर है जो कि बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो आप उन्हें काम पर रख सकती हो। और वैसे ही होता है, वो अपने पापा का दोस्त का ड्राइवर बोलकर वहाँ पे नौकरी पर लगा लेते हैं। वो तीनों इतने अनजान बनकर वहाँ पर काम करते हैं कि किसी को शक ही नहीं आता कि ये दोनों भाई बहन और ये उनके पिता है। जब कीवू उस लड़की को पढ़ा रहा होता है तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। अब कीवू और उसके बहन के दिल में ये आता है कि यहाँ अपने मम्मी को भी काम पर लाना चाहिए, पर उसके लिए उन्हें घर की मेड को वहाँ से निकालना होगा, जो कि इतना आसान नहीं था। इसलिए वो करते हैं, पीच की पाउडर निकालते हैं। पीच की पाउडर निकालने से जिस पर भी डाले तो उसे एलर्जी हो जाती है। तो जब वो मेड एक डॉगी से खेल रही होती है, वो जाता है और उस पर वो पीच की पाउडर डाल देता है और उससे मेड को प्रॉब्लम हो जाती है। वो मेड हॉस्पिटल में जब दिखाने जाती है तब वहाँ से कीवू के फादर भी वहाँ जाते हैं और सेल्फी लेने के बहाने से उस मेड को उस फोन में कैप्चर कर लेते हैं। और जब वो मिस्टर पैट के वाइफ को शॉपिंग पर लेके जाता है तो वो कहता है कि मैम ये देखिए, मैंने अपने घर के मेड को हॉस्पिटल में देखा, शायद उसे कोई एलर्जी है। ये बात सुनकर मिस्टर पैट की बीवी परेशान हो जाती है और उन्हें भी वो एलर्जी फिर से आ जाती है। फिर वो ड्राइवर अपनी बेटी को मैसेज करता है कि हम 3 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर वो लड़की उस पीच की पाउडर को फिर से उस मेड पर डाल देती है और उस मेड को एलर्जी होने लगती है। जब वो मेड बहुत दर्द से गुजर रही होती है तभी वहाँ उस घर की मालकिन आ जाती है और देख लेती है। वो मेड ने एक टिश्यू यूज किया हुआ होता है। वहाँ वो ड्राइवर जाता है और उस टिश्यू पर सॉस डाल देता है, जिससे कि लगता है कि उस पर खून था। वो जब बताता है तो मालकिन को लगता है कि उसे टीबी हो गया था और वो ड्राइवर को कहती है कि ये बात तुम अपने सर से मत कहना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। और वो
चुपचाप मेड को जॉब से निकाल देती है। फिर वो ड्राइवर सबके सामने अपनी बीवी को एज अ कुक इंट्रोड्यूस करता है और उसकी बीवी को भी वहाँ जॉब लग जाती है। आखिरकार वो चारों फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली में जॉब कर रहे होते हैं। अब उनके हालत भी अच्छे हो जाते हैं, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पीने को मिलता है और घर की भी जगह अच्छी हो जाती है। वो सब पे भी अच्छा ले रहे होते हैं। फिर वहाँ द स्वांग का बर्थडे होता है और ये सेलिब्रेट करने को पूरी पैट फैमिली जा रही होती है एक पिकनिक पर। इस पूरी फैमिली के पिकनिक पर जाने के बाद किम फैमिली अपना टाइम एंजॉय करते हैं और एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। जब वो पार्टी कर रहे होते हैं तभी वहाँ वो पुरानी मेड आ जाती है। वो पुरानी मेड कहती है कि मेरा कुछ सामान बेसमेंट में रह गया है, प्लीज मुझे वो लेने दीजिए। फिर वहाँ की नई मेड उसे अंदर आने देती है और कहती है कि हाँ जाओ, अपना अपना सामान लेके आ जाओ। वो पुरानी मेड को जाकर बहुत टाइम हो चुका होता है लेकिन वो वापस नहीं आती, इसलिए किम वो के पापा जाकर वहाँ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो मेड एक अलमारी को ढकेल रही होती है, पर वो अलमारी उससे ढकेली नहीं जाती क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। जब वो प्लेट को निकालते हैं तो वो उन्हें एक मिलता है खुफिया रास्ता, जो खुफिया रास्ता उस घर के अंडरग्राउंड रास्ते में लेके जा रहा होता है। ये नीचे के बेसमेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता रहता है, यहाँ तक कि पार्क फैमिली को भी नहीं। ये सिर्फ उस मेड को पता रहता है क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही होती है। वहाँ उसका पति होता है जिसके सर पर बहुत कर्जा होता है। वो अपने पति को यहाँ छुपा कर रखती है क्योंकि उसके सर पर बहुत कर्जा होता है और अगर वो बाहर निकले तो उसे लोग मार देंगे। वो जुंगसुंग को कहती है कि हफ्ते में से एक बार मेरे पति को खाना ला दिया करो, यहाँ फ्रिज है वो स्टोर हो जाएगा, मैं इसके लिए तुम्हें पे कर दूंगी। तो जुंगसुंग इस बात के लिए मना कर देती है और उस पहली मेड को पुलिस की धमकी दे देती है। जब वो उस पहली मेड को पुलिस की धमकी देती है तो वो पहली मेड भड़क जाती है। वो कहती है अगर तुमने मेरा राज नहीं रखा तो मैं भी तुम्हारा राज नहीं रखूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम चारों एक फैमिली हो और अलग अलग। हमारा राज किसी को मत बताओ, हम बहुत मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं। तो वो औरत नहीं मानती और उन दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़े होना चालू हो जाते हैं। जुंगसुंग की और उसकी पूरी फैमिली को वो पहली मेड हैंड्सअप करके वहाँ खड़ा रहना कहती है, उनका वीडियो निकाल लेती है और जहाँ उन्होंने पार्टी करी वाली होती है वहाँ का भी वीडियो निकाल लेती है। फिर जुंगसुंग की फैमिली उस मेड पर और उसके पति पर हमला कर देते हैं और वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। पर तभी वहाँ टेलीफोन की घंटी बजती है। जब वो टेलीफोन उठाती है तो वो घर की मालकिन होती है और वो कह रही होती है कि बारिश आने की वजह से हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई और हम 8 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ तुम खाना बनाकर रेडी रखो। अब जुंगसुंग को ये समझ नहीं आता कि 8 मिनट में वो घर को संवारे या खाना बनाए या उस मेड को शांत करे। तो पूरी फैमिली उस मेड को और उसके पति को बांधकर फिर से बेसमेंट पर छोड़कर आ जाती है और घर की साफ सफाई कर लेती है। ठीक 8 मिनट बाद वो पार्क फैमिली वहाँ पहुँचती है और उन्हें तब तक की सफाई दिख जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता भी नहीं कि वहाँ इतना कुछ हो चुका होता है। मेड वही होती है और बाकी के तीनों लोग सोफे के नीचे छुप जाते हैं। उसके बाद वो मालकिन उस मेड से कहती है कि एक बार बर्थडे पर मेरा बेटा केक काटते हुए खा रहा था और उसने देखा कि इस घर में भूत है। असल में वो भूत नहीं होता, वो उस पहली मेड का पति होता है दोस्तों। तो दो सॉन्ग उसे कहती है उसके मम्मी पापा को कि आज रात में बाहर ही सोऊंगी और उस दिन उस जगह पर बहुत ही बारिश हो रही होती है, तो सबको टेंशन होती है। इसीलिए पार्क फैमिली में के दोनों बड़े लोग हॉल में ही सोफे पर सो जाते हैं अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए। जब वो हॉल में सोफे पे सोए वाले रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि ड्राइवर में से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ये बातें की फैमिली नीचे सोफे के नीचे बैठकर सारी सुन रही होती है। असल में उन सब में से एक गंदी सी बू आती है क्योंकि वो एक गार्बेज एरिया में रहते हैं जहाँ पर लोग आके वॉशरूम्स कर जाते हैं और इसीलिए इन सब पूरे फैमिली मेंबर्स के शरीर में से एक अलग ही स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं होती। फिर उन्हें याद आता है कि पार्क फैमिली के बेटे ने भी एक बार कहा था कि मेरे टीचर के शरीर में से बहुत ही गंदी बदबू आती है। ये सब बातें सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो फिर वो लोग सोच लेते हैं कि अब हम हमारे ड्रेस और टॉवेल्स बदल लेंगे। पर ये बदबू उनके शरीर की नहीं, उस जगह की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। फिर वो दोनों सोने के बाद ये चारों डिसाइड करते हैं कि अब हम हमारे बेसमेंट में जा सकते हैं। ये लोग भाग कर वहाँ जाते हैं पर बहुत बारिश हो रही होती है। घर की खिड़की रहने की वजह से पूरे घर में पानी भर चुका होता है और पहले ही तो घर रहने लायक था नहीं, उसमें और पानी भर गया। अब वो घर रहने लायक रहा नहीं। वो लोग अब एक जगह पर जाते हैं जहाँ की बहुत सारे लोग सोए वाले होते हैं। वो लोग वही अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन उसे फोन आता है उस मैम का। वो मैम कहती है कि मेरी बेटी का बर्थडे है और तुम लोगों को पार्टी में आना चाहिए क्योंकि तुम लोग उसके टीचर हो तो उसे बहुत खुशी होगी। उसके बाद वो शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है। जब वो शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है तो उसे उसके ड्राइवर से एक अलग ही किस्म की बदबू आती है। वो उसे रिएक्ट करती है और अपनी नोज पर फिंगर्स रख लेती है। ये देखकर उस ड्राइवर
ड्राइवर को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है मन के मन में कि यार इतना तो बुरा रिएक्ट हमारे साथ किसी ने नहीं करना चाहिए। जब घर की में पार्टी शुरू होती है तो वो लड़की और उसके टीचर ऊपर आते हैं, तो उसका टीचर उसे कहता है, यानी कि वो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम इनमें से एक है? तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, हम इनमें से एक नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर वो मेड वापस ऊपर आ गई तो हमारा राज खुल जाएगा, इसीलिए वो बेसमेंट में जाने का तय करता है। जब वो बेसमेंट में जाके देखता है तो वो देखता है कि उस मेड की एक दिन पहले ही मौत हो चुकी है। अब ये मौत कैसे हुई ये उन्हें भी नहीं समझता। असल में वो मौत कीवू के मदर के वजह से। जब वो भागना चाहती थी बेसमेंट से तब कीवू की माँ वहाँ आती है और उसे एक लात मार देती है। जब वो उसे लात मारती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। ये बात इनमें से किसी को भी पता नहीं होती। कीवू अब अपना पत्थर उठाने के लिए वापस बेसमेंट में जाता है और उस आदमी से बचकर वहां से निकलना चाहता है, क्योंकि अगर वो आदमी ने उसे देख लिया और ऊपर आकर अगर किसी को बता दिया तो उनका राज खुल जाएगा। वो वहाँ उसका पत्थर ले लेता है, पर तभी वो मेड का हस्बैंड आकर उसे पकड़ लेता है और रस्सी से बांधकर घसीटकर उसे बेसमेंट में लेके चले जाता है। वो मेड का हस्बैंड अब इन सब से अपने पत्नी के मौत का बदला लेना चाहता था। वो वही पत्थर उठाकर कीवू पर हमला करता है, पर कीवू वहां से बचकर निकल जाता है, पर वो रस्सी की वजह से वही फंस जाता है और जिसकी वजह से वो मेड का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है और कीवू बहुत ही जख्मी हो जाता है। जब वो मेड का हस्बैंड बाहर आता है तो वो देखता है कि की जियोंग बाहर केक लेकर जा रही थी। वो बेहद ही गुस्से में था और वो आकर की जियोंग के सीने पर हमला कर देता है। वो उसके सीने में चाकू खुपस देता है। की जियोंग के फादर ये देखते हैं और आके की जियोंग का खून दबाने का स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि अगर खून बच गया तो मेरी बेटी बच जाएगी। ये उसकी मॉम देखती है और उसकी मॉम कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जान ली, अब मैं तुम्हारी लूंगी, और वो उसके पीछे भागती है। जब वो उसके पीछे भागती है तो वो उसके सीने में भी डाल देती है। जब वो घर का ओनर उस मेड के पति के नीचे से अपनी गाड़ी की चाबी लेने जाता है तो उसे उस मेड के पति के शरीर में से एक बहुत ही बदबू आती है, जिस वजह से वो घर का मालिक अपने नाक पर हाथ रख लेता है। और ये देखकर की जियोंग के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर अपने मालिक पर वार कर देता है। कीवू को फादर को ये सारी बातें याद आती है कि इन्हें हमारे शरीर से बदबू आती थी और ये हमारे बारे में बुरे बातें करते थे, और वो उसी गुस्से में आकर उस पे हमला कर देता है। उसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता है। की जियोंग मर जाती है। कीवू हॉस्पिटल में कोमा में होता है, पर उसके मेंटल एबिलिटीज सारी गायब हो चुकी होती है। उसको और उसकी मम्मी को कोर्ट में शामिल किया जाता है। उनके ऊपर धोखाधड़ी, चालबाजी जैसे अनेक केस लगते हैं, पर वो दोनों को सजा नहीं मिलती और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। पार्क फैमिली वो घर बदल कर वहाँ से चले जाते हैं और वो घर एक जर्मन फैमिली को सेल कर देते हैं। जर्मन फैमिली को उस घर की हिस्ट्री नहीं पता होती है और उस बेसमेंट के बारे में पता नहीं होता। वो ड्राइवर उसी बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, क्योंकि अब पुलिस उसके पीछे पड़ी वाली होती है अपने मालिक के खून करने की वजह से। उस ड्राइवर को अब अपने बेटे को ये बताना था कि वो आज भी जिंदा है और उस बेसमेंट में फंसा हुआ है और वहाँ से आके उसे बचाकर निकल उनके पास एक सीक्रेट कोडिंग सिस्टम होती है जिसके थ्रू वो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, इसीलिए वो बार बार लाइट ऑन एंड ऑफ करता है। ये कीवू देख लेता है और कीवू वो मैसेज अनकोड कर लेता है। जब वो मैसेज अनकोड करता है तो उसे समझ जाता है कि उसके पापा आज भी जिंदा है और यहाँ बेसमेंट में फंसे वाले हैं। कीवू अपने डैडी को फिर से एक लेटर लिखता है और कहता है कि मैं एक दिन बहुत पैसे कमाऊंगा और यही घर खरीद लूंगा और आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। कीवू को बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के इंसान की जान ले ली। वो उसके फोटो के सामने जाता है और बहुत माफी मांगता है। फिर एक दिन वैसे ही होता है जैसे कीवू कहता है। वो बहुत पैसे कमाता है और वही घर खरीद लेता है और उसके डैडी बेखौफ बेसमेंट में से बाहर आकर अपने फैमिली से मिलते हैं। लेकिन फिर से आता है एक ट्विस्ट। ये होता है सिर्फ एक सपना और हकीकत नहीं, ये सिर्फ उस ड्राइवर का एक सपना होता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है।